नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज पार्ट 5 में शेष बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पर आज हम 86 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है डीएनपी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 86, डीएनपी का पूरा नाम है। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है वो है 2,6 नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, 2,6 नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल प्रोपेन। ठीक है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल प्रोपेन। तीसरा ऑप्शन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है थर्ड, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन को डीएनपी कहते हैं। डी मतलब 2,4 डाइनाइट्रो, एन मतलब नाइट्रो हो गया, डी मतलब डाई हो गया, पी का मतलब होता है फेनिल और हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार का होता है। ये बेंजीन है, ठीक है ना। सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पर NO2 होता है, नाइट्रो, यानी यहाँ पर भी NO2 और थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर भी NO2। ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है NH सिंगल बॉन्ड NH। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। इसको NH2 होता है। ठीक है ना। तो बेंजीन पर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर NO2 होता है और ऊपर वाली पोजीशन पर क्या होता है, NH सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। इसे हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला क्या होगा आपका सही आंसर होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न संख्या 87। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 87, ये क्या आपके पास एल्डोल संघनन हेतु अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 87, एल्डोल संघनन हेतु अति आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, दूसरा है गामा हाइड्रोजन की उपस्थिति, तीसरा है बीटा हाइड्रोजन की उपस्थिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो एल्डोल संघनन वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यानी एल्डोल संघनन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। ठीक है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं होती है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यौगिक एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं उनमें अति आवश्यक क्या होता है, तो आप लिखेंगे एल्डोल संघनन हेतु अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 88, कैनिजारो अभिक्रिया हेतु, कैनिजारो अभिक्रिया हेतु अति आवश्यक है। पहला है गामा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, सेकंड है अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, थर्ड है बीटा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति एंड फोर्थ है सिग्मा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अनुपस्थित होता है वे यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी कैनिजारो अभिक्रिया कौन से यौगिक व्यक्त करेंगे, जिन पर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा तो ही कैनिजारो अभिक्रिया शो होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो कैनिजारो अभिक्रिया शो नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। पहला आपके पास RMgX, दूसरा है C6H5SO2Cl, तीसरा है ZnCl2 + HCl एंड चौथा है LiAlH4। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, RMgX, यानी CH3MgCl हो सकता है, C2H5MgBr हो सकता है। वे यौगिक जिनमें बीच में मैग्नीशियम होता है और एक पक्ष में एल्किल समूह और दूसरे पक्ष में हैलोजन समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा अगर सेकंड की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिंसबर्ग।
हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं C6H5SO2Cl को। तीसरा जो है आपके पास ऑप्शन है ZnCl2 प्लस HCl, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना, पहला क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMJX, दूसरा होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, तीसरा होता है ZnCl2 प्लस HCl ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना, और LiAlH4 को क्या कहते हैं अपचायक अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 90। जल में विलय यानी घुलनशील विटामिन है। तो पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी बी एवं सी एंड फोर्थ है विटामिन के। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है एडेक ADEK एडेक बचा हुआ कौन सा है ए हो गया विटामिन ए, डी हो गया, ई हो गया एंड के हो गया, बचा आपके पास बी एंड सी। तो जो सी वाला है यानी नींबू जो होता है वो पानी में घुल जाता है, इसका मतलब बी और सी किस में घुलनशील होंगे जल में घुलनशील होते हैं। बाकी बचे हुए ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम, तो बी एंड सी विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए डी ई के आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 91 है थायमीन नाम किस विटामिन का है। क्वेश्चन नंबर 91 के है थायमीन नाम किस विटामिन का है। तो विटामिन B1 का जो नाम होता है वो क्या होता है थायमीन होता है, तो B1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, विटामिन डी का जो आपका नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, विटामिन B2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, यानी सी का नाम क्या है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालएमीन। तो अगर आपसे पूछा है विटामिन B1 तो विटामिन B1 का नाम थायमीन, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन एंड विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालएमीन होता है। तो आपका जो थायमीन जो नाम होता है वो किसका होता है विटामिन बी का होता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 92 है आपके पास आरएनए में कौन सा क्षारक युग्म नहीं होता है। तो कौन सा क्षारक युग्म है जो आरएनए में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एडेनिन, दूसरा है ग्वाइनिन, तीसरा है साइटोसिन एंड चौथा है थायमीन। ठीक है ना, कौन सा नहीं होता है तो इनमें फोर्थ ऑप्शन थायमीन, जो थायमीन होता है ये आपके पास डीएनए में पाया जाता है, यानी एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन एंड थायमीन। थायमीन जो होता है डीएनए में होता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। तो आपने ध्यान रखना है डीएनए में एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन एंड थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, यू पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न क्या था आरएनए में कौन सा क्षारक युग्म उपस्थित नहीं होता है, तो आपने क्या लिखना है थायमीन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित नहीं होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी एंड चौथा है विटामिन डी। तो हमारे शरीर में विटामिन सी ये संचित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा विटामिन संचित नहीं होता है हमारे शरीर में, विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके पास ग्लूकोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है एल्डोपेंटोज, दूसरा है कीटोहेक्सोज, तीसरा है आपके पास एल्डोहेक्सोज और चौथा है कीटोपेंटोज। तो आपको ध्यान में होगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C6H12O6 होता है। इसका मतलब कितने कार्बन है यहाँ पर 6 कार्बन है, तो इसका मतलब पेंटोज तो होगा ही नहीं, ना तो कीटोपेंटोज होगा ना एल्डोपेंटोज होगा। बाकी बचा आपके पास एल्डोहेक्सोज होगा या कीटोहेक्सोज होगा। तो जो ग्लूकोज है उसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पाया जाता है।
ठीक है ना। और जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज को अन्य नाम एल्डोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। एल्डो मतलब एल्डिहाइड की ऋणात्मक समूह, और हेक्सोज का मतलब कि 6 कार्बन युक्त। जबकि जो फ्रक्टोज होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कीटोहेक्सोज के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो किसका है, कीटोहेक्सोज, और जो सी है वो किसका है, ग्लूकोज का है। ठीक है ना, फ्रक्टोज का कौन सा है, बी वाला, कीटोहेक्सोज। तो आपके पास जो प्रश्न है ग्लूकोज अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपने क्या लिखना है, एल्डोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रक्टोज अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कीटोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज के लिए, और ऑप्शन नंबर सी किसके लिए होगा, ग्लूकोज के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके पास, प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। प्राकृतिक रबर जो है उदाहरण है किसका होगा, पहला है ब्यूना रबर का, दूसरा होता है पॉलीथीन का, तीसरा होता है नायलॉन का, चौथा होता है स्टार्च का। तो कौन सा है जो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो आपके पास जो स्टार्च है ये कैसा होता है, प्रकृति में पाया जाता है। तो प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण है वो कौन सा है, स्टार्च है। पॉलीथीन संश्लेषित बहुलक होता है, ब्यूना रबर संश्लेषित होता है, और नायलॉन भी कैसा होता है, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। जबकि स्टार्च प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 से आपके पास संघनन बहुलकन से प्राप्त उत्पाद है। पहला ऑप्शन है नायलॉन 6,6, दूसरा है नायलॉन 6, तीसरा है बैकेलाइट, और चौथा है ये सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये सभी आपके पास संघनन बहुलक से प्राप्त उत्पाद है। संघनन बहुलक क्या होते हैं, वे बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ उपस्थित होती है, परंतु जब ये आपस में जुड़ते हैं तो या तो जल के अणु या अल्कोहल या HCl का निराकरण करते हैं। तो कौन से बहुलक कहलाते हैं, संघनन बहुलक कहलाते हैं। यानी वे बहुलक जिनमें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है और यह अभिक्रिया करके H2O, अल्कोहल तथा HCl का निराकरण करती है, क्या कहलाती है, संघनन बहुलक कहलाती है। तो जो नायलॉन 6,6 है यहाँ पर वे H2O का निराकरण होता है, नायलॉन 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, कैप्रोलैक्टम द्वारा बनता है। बैकेलाइट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ये सभी संघनन बहुलक के से प्राप्त उत्पाद हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास, डेक्रोन की एकलक इकाई है। डेक्रोन की जो एकलक इकाई है वो कौन सी होती है, ब्यूटाडाइईन 1,3 डाइईन प्लस थैलिक एसिड या टेरेप्थेलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन लिखो या ब्यूटाडाइईन लिखते हैं, प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल किसकी इकाई होती है, डेक्रोन की एकलक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है ना। प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई होती है। पहला ऑप्शन है ब्यूटाडाइन, दूसरा है नियोप्रीन, तीसरा है आइसोप्रीन, चौथा है स्टाइरिन। तो जो प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। यानी 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन या 2 मिथाइल ब्यूट डाइईन भी कहते हैं आइसोप्रीन को। ठीक है ना। तो प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है, आइसोप्रीन होती है। और संश्लेषित रबर की बात करेंगे तो नियोप्रीन। ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, सेलुलोज उदाहरण है मोनोसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का। ये ऑप्शन मोनोसेक्राइड, बी पॉलीसेक्राइड, सी ओलिगोसेक्राइड एंड डी डाइसेक्राइड। तो सेलुलोज जो उदाहरण होता है वो किसका होता है, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण होता है। डाइसेक्राइड का सुक्रोज होता है, मोनोसेक्राइड का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है। तो मोनोसेक्राइड का कई बार पूछा गया तो आपने क्या लिखना है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है, सुक्रोज। ठीक है ना। और पॉलीसेक्राइड तो सेलुलोज आपके पास पॉलीसेक्राइड का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। पहला ऑप्शन है C6H5SO3Cl, दूसरा है C6H5SO2Cl, तीसरा है C6H5SO2F एंड चौथा है C6H5SO4। तो आपके पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड,
C6H5SO2Cl यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपने 100 प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ।